तो आप सब कैसे हैं। आज मेरा 5वां चैप्टर का तीसरा वीडियो है। आपने पहला और दूसरा भाग अच्छे से देखा होगा। आशा करता हूं कि आप बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ रहे हैं। मैं पहले और दूसरे वीडियो में वंशागति, आनुवांशिकता और मेंडल के जन्म के बारे में, प्रयोग के बारे में, किस पे प्रयोग किया था मेंडल ने उद्यान मटर पे, उद्यान मटर के जो 7 लक्षण है उसमें प्रभावी और अप्रभावी गुणों के बारे में हमने बताया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेंडल के जो मटर पे, उद्यान मटर पे प्रयोग हैं वह कितने हैं और किस प्रकार हैं। ठीक है, तो मेंडल के जो प्रयोग थे मटर पे वह टोटल प्रयोग 2 थे। कितने थे? 2। ठीक है, मेंडल ने उद्यान मटर पर टोटल 2 प्रयोग किया था। आप याद रखिएगा, पहला प्रयोग था एक संकर संकरण प्रयोग जिसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा जो प्रयोग था वो है द्विसंकर संकरण, इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप याद रखिएगा। तो ये प्रयोग किया किस तरह था मेंडल ने, किस तरह से, इसमें देखिए मेंडल ने पहला और दूसरा प्रयोग जो किया था इसमें थोड़ी सी खास बात है कि जब टोटल उद्यान मटर के कितने लक्षण होते हैं? 7, और 7 लक्षण के प्रभावी गुण भी हैं और अप्रभावी गुण हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई लक्षण के 2 गुण हैं, प्रभावी गुण लंबा और अप्रभावी गुण बौना। उसी तरह से जो बीज आकार है उसके भी 2 गुण हैं, प्रभावी और अप्रभावी। तो प्रभावी गुण गोल है और अप्रभावी गुण झुर्रीदार है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, इसको समझिएगा मेंडल के दोनों प्रयोग के बारे में कि मेंडल ने एक संकर संकरण जो प्रयोग किया था उसमें उद्यान मटर के 7 लक्षण में से कोई एक लक्षण लिया था। कितना लक्षण लिया था? एक लक्षण। जब कोई एक लक्षण ले लिया, एक लक्षण लेकर और उसके प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण वाले दोनों पौधों को लेकर और पर परागण कराया। क्या कराया? पर परागण कराया। जैसे मान लीजिए लंबाई लक्षण वाले दोनों गुण, अप्रभावी गुण और प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण दोनों गुण वाले पौधों को लेकर, दोनों जाति के पौधों को लेकर और एक पर परागण कराया जाएगा। तो मान लीजिए ये लंबाई में लंबा पौधा है मार्कर वाला, और बिना मार्कर वाला जो है वो क्या है? अप्रभावी गुण वाला बौना पौधा है। तो इसका जो पुष्प है, इस पौधे का पुष्प, इसके पुष्प का जो परागकण है इसके बौना पौधा के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया गया, या इस पौधे के पुष्प के परागकण को लंबा वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया गया। कोई एक काम किया गया जिससे पर परागण क्रिया हुआ, और जब दोनों के बीच पर परागण हुआ तो दोनों के जीन मिले, और दोनों के जीन मिले उससे जो नए पौधे बने वो क्या कहलाए? एक संकर संकरण प्रयोग से उत्पन्न पौधे, या उनको बोला गया संकर पौधा। क्या बोला गया? संकर पौधा। उसी तरह से दूसरा जो प्रयोग किया मेंडल ने, तो दूसरे प्रयोग में भी क्या किया था मेंडल ने? दूसरे प्रयोग में देखिए, दूसरा प्रयोग द्विसंकर संकरण है और पहला प्रयोग एक संकर संकरण है। तो एक संकर संकरण में किसी उद्यान मटर के 7 लक्षण में कोई एक लक्षण लिया गया, और द्विसंकर संकरण प्रयोग में उद्यान मटर के 7 लक्षणों में से कोई 2 लक्षण लिया गया। अब कोई 2 लक्षण ले सकते हैं, और उन दोनों लक्षणों में जब दोनों लक्षणों के दोनों प्रभावी और अप्रभावी गुणों के बीच, गुणों के जो जाति के पौधे हैं उनके बीच पर परागण कराया गया, इस तरह से प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से आप पहला प्रयोग आज देखेंगे कैसे होता है पहला प्रयोग, और किस तरह से ये सारे प्रयोग संपन्न किए मेंडल ने। तो पहला प्रयोग है एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है इसमें? सबसे पहले मेंडल ने क्या किया? एक लंबाई लक्षण वाला पौधा को, लंबाई लक्षण वाला दोनों प्रभावी व अप्रभावी जाति के पौधों को लिया। ठीक है, लंबाई में
आप कोई भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि लंबाई वाला ही लेंगे, लेकिन आपके बुक में भी यही दिया है, भारतीय इसमें टेक्स्ट बुक में, और मेंडल ने भी यही किया था, इसी पे बनाया गया है। तो आप घर पे दूसरा कोई भी लक्षण लेके आप उसको दोहरा सकते हैं, हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप दोहराइएगा, ठीक है, और करिएगा, उसको भी, उसका भी यही आएगा। तो लंबाई वाला जब लंबा और बौना लेकर किया गया तो इसमें लंबाई वाला ये लंबा पौधा हो गया और ये बौना, ठीक है। इसमें कोई नर कोई मादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नर और मादा इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। जैसे नर का सिंबल है, नर का ये सिंबल है, मान लीजिए नर हो गया तो नर का ये सिंबल हो गया, ठीक है। और मादा ये हो गया तो ये मादा का सिंबल है, ठीक है। तो नर और मादा इन दोनों में, जैसे मान लीजिए जब ये नर हो गया, ठीक है, तो नर का जो परागकण है वह मादा के बौना पौधा के जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर छिड़का गया, ठीक है। अब इसमें लंबा पौधा जो है इसको उन्होंने कैपिटल टी से डिनोट किया, ठीक है, क्योंकि उस समय जीन के बारे में मालूम नहीं था। जैसे किसी भी जीव में जो कोई भी लक्षण होता है, जैसे मानव में, कौन मानव कितना गोरा होगा, कि कैसे उसके नाक होंगे, कैसे उसके आंख होंगे, आंख का कलर कैसा होगा, वो सब उस किस पे डिपेंड करता है, गुणसूत्र पे। तो उस गुणसूत्र में डीएनए होते हैं और डीएनए के खंडभाग जीन होते हैं। तो उस समय इन शब्दों का यूज नहीं था जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल ने इन लक्षणों को दर्शाने वाले जो जीवों में होते हैं उनको उन्होंने क्या कहा उस समय, कारक कहा, एलील कहा। तो कारक में उन्होंने ये देखा कि जैसे लंबा पौधा के गुण को दर्शाने के लिए कारक लिया, इसी के जो इंग्लिश वर्ड है इसके, उसी का पहला अक्षर ले लिया, ठीक है, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी लिया तो मेंडल उस समय माने थे कि किसी लक्षण को दर्शाने के लिए जो जीन होते हैं वो जोड़े में होते हैं, तो डबल कैपिटल टी लिया। अब डबल कैपिटल टी लिया तो इसको भी दर्शाने के लिए डी नहीं लिया गया, इसके स्पेलिंग के पहले अक्षर को क्या किया गया कि जैसे लंबा का ये अपोजिट है, ठीक है, तो अपोजिट है तो इसी का जो लेटर होता है छोटा वाला उसी को ये डाल लिया गया, ठीक है। ये किसी के साथ भी होगा। जैसे अब आप कोई भी लक्षण लेकर अगर एक संकर संकरण प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अगर जो प्रभावी लक्षण के जो नाम होंगे उसके स्पेलिंग होगा, उसका पहला अक्षर लीजिएगा, तो उस पहले अक्षर जो लिए हैं उसी लक्षण के जो अप्रभावी लक्षण का नाम है उसका पहला अक्षर नहीं लेना, इसी पहले लिए गए पहले अक्षर का कौन लेटर लेना है, छोटा लेटर लेना है, ठीक है। आप याद रखिएगा, उसी तरह से कीजिएगा। तो यहां लिया उन्होंने। अब क्या किया कि जब ये तो प्रथम जनक हो गए, इनको बोला गया जनक। जब ये युग्मक जन्म करने के लिए तैयार होंगे तो इनका युग्मक बनेगा, और युग्मक बनेगा तो जीन जो होंगे वो अर्धसूत्री विभाजन से अलग अलग हो जाएंगे। कारक जो होंगे जब अलग होंगे तो ये अगुणित सेल हो जाएंगे। इसी तरह से इसके साथ भी हुआ, ये स्मॉल टी अलग हो गए, इनको बोला गया युग्मक। अब पर परागण जब हुआ इनके बीच तो इसका क्रॉस कराया गया किसके साथ, देखिए इसका क्रॉस कराया गया इसके साथ, ठीक है। जब इसके साथ कराया गया तो यहां क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक और बात, किसी भी लक्षण को आप लेके जब क्रॉस कराएंगे तो जो प्रभावी लक्षण के जीन होंगे क्रॉस में पर परागण में जब लिखे जाएंगे तो प्रभावी लक्षण के जीन पहले लिखे जाएंगे और अप्रभावी जीन के लक्षण बाद में लिखे जाएंगे। फिर इसके साथ जब कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ जब कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ जब कराया गया देखिए यहां पे इसके साथ और फिर इसके साथ, तो यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ठीक है। अब यहां पे जब मेंडल ने अपना प्रयोग पूरा किया, ठीक है, प्रथम प्रयोग के पहला स्टेप जब पूरा किया तो देखा कि सभी लंबे संकर पौधे बन रहे हैं। अब संकर क्यों है, ये संकर क्यों है, हाइब्रिड कैसे ये कहलाया, इसलिए कहलाया क्योंकि इसमें दो जीन है, दो लक्षण के जीन है समाहित हैं, लेकिन ये सभी लंबे हुए, क्योंकि संकरण जो पर परागण कराया गया था, ऊपर जो संकर कराया गया था संकरण, ये तो लंबा और बौना पौधा के साथ कराया गया था, इसलिए इसमें दोनों के जीन उपस्थित है, इसलिए संकर पौधे बोले जाएंगे। लेकिन संकर पौधे हैं बट इसमें कोई भी बौना पौधा नहीं हुआ, सारे पौधे क्या हुए, लंबे हुए। और जब सारे पौधे लंबे हुए तो मेंडल ने नियम बनाया, ठीक है। कुल नियम मेंडल ने 3 नियम दिए थे, ठीक है। पहला नियम दिए थे जिसका नाम है पृथक्करण या वियोजन का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है,
जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। दूसरा नियम दिया था उन्होंने प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। और तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्मेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्मेंट, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ये तीसरा नियम जो है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ये मेंडल का दूसरे प्रयोग में हम पढ़ेंगे, जो द्विसंकर संकरण प्रयोग है, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन दो नियम इन्होंने इसी प्रयोग पे दिए, कौन कौन, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो पृथक्करण का नियम का क्या कहता है कि जब किसी एक लक्षण के दो जीन, यानी कि जोड़े में जो जीन होते हैं, जब उनको जनन करना होता है, ठीक है, तो वो पृथक हो जाते हैं। देखिए यहां पृथक हो गए हैं, ये दोनों कैपिटल टी क्या हो गए हैं, यहां पे पृथक हो गए हैं। इसी को बोला गया पृथक्करण का नियम, ठीक है, कि क्या बोला गया, पृथक्करण का नियम। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब एक लक्षण के जोड़े में जीन जनन करने के लिए तैयार होते हैं, जनन करना होता है उनको, तो दोनों जीन पृथक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से प्रभाविता का नियम क्या उन्होंने बताया, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या उन्होंने बताया, यह बताया कि जब दो भिन्न लक्षणों के जीन, जब दो भिन्न लक्षणों के जैसे लंबा और बौना के जीन एक पास रहते हैं, ठीक है, तो उनमें किसका गुण परिलक्षित होता है, प्रभावी गुण वाले लक्षण के जो जीन होते हैं उसी का गुण प्रभावी दिखाई पड़ता है। और जो अप्रभावी लक्षण के पौधे, अप्रभावी लक्षण के पौधे का जो जीन होता है उसका गुण दब जाता है, खत्म नहीं होता, दब जाता है, ठीक है। तो यहां प्रभाविता का नियम दिया कि प्रभावी लक्षण के जो जीन है उसका गुण परिलक्षित हो जाता है और अप्रभावी लक्षण के गुण दब जाते हैं, जिसके चलते सब में प्रभावी लक्षण वाले जीन है, इसीलिए सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए, ठीक है। अब यहां तो इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, इसका नाम उन्होंने दिया F1 पीढ़ी। क्या कहा, F1 पीढ़ी। लेकिन यहां मैटर ये फंस गया कि मेंडल ने कहा जब दोनों पौधों को क्रॉस कराया गया है तो आखिर लंबे पौधे के जो जीन, लंबे पौधे के जो जीन है उनका लक्षण दिखाई दे रहा है, बट बौने पौधे लक्षण का जो जीन है उसका लक्षण कहां गया, वो भी तो आखिर उसी में है, खत्म तो नहीं हुआ। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं उन्हीं में आपस में स्वपरागण करा दिया, ठीक है। जब स्वपरागण कराया तो अब देखिए क्या किया, इनके दो पौधों को उठाया और इनके युग्मक तैयार किए। यहां द्वितीयक जनक इनको बोला जाएगा और ये युग्मक इनके लिए और युग्मक लेकर इनमें क्रॉस कराया गया, स्वपरागण, ठीक है। आपस में इन्हीं में क्या करा गया, इन्हीं एक ही जाति के दोनों पौधों को आपस में स्वपरागण करा दिया गया। जब स्वपरागण कराया गया तब इसमें देखिए इसका क्रॉस इसके साथ कराया गया, तो ये कैपिटल टी, फिर इसका कराया गया इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद से इसका कराया गया इसके साथ, तो स्मॉल टी कैपिटल टी। तो पहले लिखा जाएगा प्रभावी लक्षण के जीन को और बाद में लिखा जाएगा अप्रभावी जीन को। दूसरे के साथ ये क्रॉस कराया गया तो स्मॉल टी। अब यहां मिल गया बौना पौधा। क्या मिल गया, यहां बौना पौधा मिला कि नहीं, बोलिए, मिल गया, ठीक है। तो अब मेंडल ने क्या किया कि देखा कि इस पे एक बात उन्होंने बताई कि जब दो पौधों को क्रॉस कराया जाता है, दो जाति के पौधों को, तो प्रभावी लक्षण वाले जो जीन होते हैं, प्रभावी लक्षण पौधे के जो जीन, उनका प्रथम पीढ़ी में जो प्रभाव होता है वो जारी रहता है और सभी पौधे प्रभावी पौधे के जीन के कारण प्रभावी लक्षण के गुण प्रदर्शित होते हैं और सारे पौधे प्रभावी लक्षण के पौधे जो होते हैं उसके जैसे हो जाते हैं, यानी सारे लंबे हो गए, ठीक है। लेकिन दूसरा जो क्रॉस होता है, दूसरी जो पीढ़ी होती है, इस पीढ़ी का नाम उन्होंने क्या दिया, F2 पीढ़ी, ठीक है। इस पीढ़ी का नाम F2 पीढ़ी जब उन्होंने दिया तो इसमें बताया कि जब दूसरा संकरण होता है, दूसरी जब पीढ़ी होती है, तो उसमें जो अप्रभावी लक्षण के जीन है वो अपना गुण प्रदर्शित करते और अप्रभावी लक्षण के जीन जो होता है उसके पौधे जैसे उसमें पौधे तैयार होते हैं, जैसे बौना बना, ठीक है। अब इस F2 पीढ़ी के हम क्या निकालेंगे, दो तरह के अनुपात इसमें देता है, एक लक्षण प्रारूप अनुपात फिनोटाइप रेशियो और दूसरा देता है जीन प्रारूप अनुपात, इसको बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात, ठीक है, फिनोटाइप अनुपात। अब आप यहां पे देखिएगा
लक्षण प्रारूप अनुपात किसे बोलेंगे और जीन प्रारूप अनुपात किसे बोलेंगे। तो लक्षण प्रारूप अनुपात दिखाई देता है, लक्षण मतलब कि जो सामने से दिखता हो, जैसे मान लीजिए लंबा है, लंबा है, लंबा, ये बौना है, दिख गया। तो लंबा कितने हो गए टोटल 3, और बौने कितने हो गए केवल 1, तो 3:1, ये लक्षण अनुपात हो गया, ठीक है, लक्षण प्रारूप अनुपात। लेकिन जीन प्रारूप अनुपात एक सांख्यिकी गणितीय आंकड़े पर वो आधारित होता है, जब वो जीन लिख कर किया जाएगा किसी भी जाति के किसी भी पौधे के साथ या किसी भी जीव के साथ, तब वो मिलेगा। जैसे यहां लिखा गया तो दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सेम जीन है, ठीक है, यानी कि इसमें कैपिटल टी ही है, यानी ये शुद्ध लंबा है। तो शुद्ध लंबा कितने पौधे हुए, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2। तो ये अशुद्ध लंबे हैं, यानी संकर लंबे पौधे हैं, ठीक है, ये शुद्ध लंबे नहीं है, ठीक है, ना शुद्ध बौने है, संकर लंबा है, क्योंकि प्रभावी जो जीन का प्रभावी जो पौधा है, प्रभावी लक्षण लंबा, उसी का ये जीन है, ठीक है। तो ये इसका प्रभाविता, इसमें प्रभाविता गुण नियम के अनुसार इसका प्रभाव इसमें रहेगा और ये पौधा लंबा होगा, और अप्रभावी गुण का लक्षण का बौना पौधा का जो इसमें है वो दब जाएगा, ठीक है। तो ये संकर लंबा है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को है टोटल 2 ठो, तो 2 है, तो ये अशुद्ध लंबे यानी संकर लंबे कितने हैं, 2, और ये स्मॉल टी को है 1 जगह पे, तो ये शुद्ध बौना है 1। तो जीन प्रारूप अनुपात कितना हुआ, 1:2:1। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखिएगा कि मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 पीढ़ी है, उस F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 और जीन प्रारूप अनुपात फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 है, ठीक है। आशा कर रहे हैं कि आप बढ़िया से देखेंगे, जो उद्यान मटर है उसके लक्षण को आप याद रखेंगे और इसी तरीके से आप पूरा बिल्कुल समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रोक कर देखिएगा बीच में, ठीक है, और फिर पीछे करके भी देख सकते हैं आप, वीडियो समझ में ना आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब यहां पे आप देखिएगा कि इसी तौर पे आप अन्य लक्षण को लेकर क्या कर सकते हैं, इस दोनों F1 पीढ़ी को, यहां देखिए F1 पीढ़ी को और F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी को भी दर्शा सकते हैं किसी दूसरे लक्षण पे भी, ठीक है। प्रयोग सेम आएगा, अनुपात जो F2 पीढ़ी के हैं सेम आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जो भाग 4 है वो अगले वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है, ओके।